नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। जैसा कि अभी हमने आपको जो लास्ट क्लास लिया था और उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अभी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उस पे हमारी चर्चा हो चुकी थी और उस पर हमने क्लास आपको दिया भी था। उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि उसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज जो होगा ये क्लास हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम लोग लगभग यहाँ से यूपीएसआई जो है हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। उस यूपीएसआई बैच में जीएस के जो 40 प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम 40 प्रश्नों की बात करें तो 40 प्रश्नों में वेटेज अगर देखा जाए तो आप अगर ध्यान देखेंगे, अगर हम यूपीएसआई के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो जीएस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वो होगा आपका 40 प्रश्न, टोटल 40। लेकिन इस 40 में जैसा आपको जानते हैं कि 24 प्रश्न है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, अर्थात संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं मूल विधि होगा इसमें। इसके बाद 16 प्रश्न अदर होंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके जीएस का है। तो आज से जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट करेंगे और एक एक लेक्चर को हम लोग पढ़ते जाएंगे। और साथ में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए आप अगर मैं जो भी डिफिनेशन बोलूं, देखिए जहां जरूरत पड़ेगी मैं बोर्ड पर लिख कर समझा दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं हेडिंग भी आपको समझाते चलूंगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो वो अगर आप लिखते चलेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आप एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए समझते हुए, क्योंकि देखिए अगर आज आप हमारे साथ संविधान पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप इस जो आज का लेक्चर है उस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझते हुए चले, क्योंकि आज जो आप चीजों को छोड़ देंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि आज जो मैं शब्द समझाऊंगा, जो चीजें मैं समझाऊंगा वो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर के साथ साथ वो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या बताया। तो इसमें आप लोग जीएस में आज से जो स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन पॉलिटी होगा, तो उसको पहले समझ लेते हैं। आइए, देखिए अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में संविधान होता क्या है? तो देखिए संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है? सम प्लस विधान। सम का तात्पर्य यहां से समूह से है और विधान का तात्पर्य है विधि या कानून। तो हम ये कह सकते हैं कि नियमों और कानूनों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? संविधान। समझ में आया? मतलब नियमों और कानूनों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान। अर्थात किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस नियम और कानून की आवश्यकता होती है उस नियम और कानून के समूह को ही संविधान कहा जाता है। जैसा आपको जानते हैं कि किसी भी देश की व्यवस्था चलाना है तो उसके लिए नियम और कानून होना चाहिए, और इसी नियम और कानून के संग्रह को या तो समूह को ही हम क्या बोल देते हैं? संविधान। बात समझ में आ गया? तो संविधान का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस नियम और कानून की आवश्यकता होती है उस नियम और कानून के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान। क्लियर हुआ? चलो, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया। अगर हम इसके अंतर्गत कुछ और चीजों को ध्यान दें, देखिए तो कुछ मुख्य बिंदुओं को भी देखते हैं जहां से हमको समझना है कि आखिर संविधान के कौन कौन से अंग होते हैं।
देखिए, अगर हम संविधान समझ लिए तो आप जानते हैं, जैसे एक शब्द भी आप लोग कई बार सुनते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आप जैसा बच्चा सुन लीजिए, लोकतंत्र का मतलब यह होता है ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी निर्णय जनता के इच्छा या उसकी सहभागिता से ली जाती हो, ऐसे राष्ट्र को लोकतंत्र राष्ट्र कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी निर्णय जनता की इच्छा या उसकी सहभागिता से ली जाती है, ऐसे राष्ट्र को लोकतंत्र राष्ट्र कहते हैं। भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है, जैसा आपको मालूम है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है लोकतंत्र का मतलब। अब लोकतंत्र में एक चीजें तो होती ये है कि कहीं ना कहीं जनता की इच्छा या उसकी सहभागिता से अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो लोकतंत्र कहलाता है, ये आपको पता हो गया। लेकिन लोकतंत्र में क्या हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के साथ साथ जो लोकतंत्र है, क्या इस लोकतंत्र में हमारी सहभागिता है या नहीं है? अगर आप देखें तो लोकतंत्र भी दो तरीके से हो सकता है। एक जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस भी देश में कोई भी निर्णय हुआ, कोई भी विधि हुआ, वह डायरेक्टली जनता से पूछ कर बनाया जाता है तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अगर वहां अप्रत्यक्ष रूप से अगर जनता की सहभागिता हो तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे देश अप्रत्यक्ष कैसे है? आप जैसा जानते हैं कि आपका घर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आता होगा, या मान लीजिए आपके गांव का कोई भी मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो पहले तो जब आप उसको चुनते हैं तो गांव का प्रथम नागरिक बन जाता है, मतलब गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। अब कोई भी काम कराना है, कुछ भी करना है, तो वो कौन कराता है? तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन कराता है। वो प्रधान के द्वारा कराया जाता है। लेकिन सहभागिता आपकी होती है कि नहीं? जी बिल्कुल होती है। लेकिन कब होती है? जब आप वोट डालते हैं। आप अगर उसको मत दिए हैं, तो अगर आपने मत दिया तो इसका मतलब यह है कि अगर यह व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वह हमारे हित और अहित दोनों को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, अर्थात आपकी सहभागिता उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देश में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है? अप्रत्यक्ष है। जैसे आपका घर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आता होगा, अगर आपका घर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आता है तो वहां से आप एक विधानसभा सदस्य को चुनते हैं, और वो विधानसभा सदस्य क्या करता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो विधानमंडल में बैठकर आप ही के लिए वो क्या करता है, विधि या कानून का निर्माण करता है। तब तो वो आपसे पूछने नहीं आता है कि क्या ये नियम कानून सही या गलत है। लेकिन उस जीतते ही वह विधानमंडल का मेंबर हुआ, जिसके कारण अगर अब वह जो निर्णय लेगा वो वहां पे मान्य होगा। तो इस प्रकार से एक्चुअल में पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे देश राज्य की विधानमंडल हो, उसके और हमारे बीच में जो विधानसभा का सदस्य है, राज्य में विधान परिषद का सदस्य है, उसी के माध्यम से ही हम अपनी सहभागिता को सरकार के सामने जताते हैं या वही दिखा पाते हैं। तो इस कारण से हमारे देश में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर जनता से डायरेक्टली मत हो या डायरेक्टली जनता से सुझाव लिया जाए तो किसी भी प्रश्न पे या तो किसी भी विधि निर्माण पर, तो वहां कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पेपर में आपके एक तो ऐसे ही सीधा सा सवाल दे सकता है कि भारत में लोकतंत्र कैसा है? तो भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह कैसा है? अप्रत्यक्ष है। ठीक है, समझ में आ गया लोकतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र में तीन प्रमुख इसके अंग माने जाते हैं। लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंग हैं, यह ध्यान रखिए। एक क्या है? व्यवस्थापिका, या इसी को बोलते हैं विधायिका। ठीक। दूसरी क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका।
आप जैसा जानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम किसको बोलते हैं? प्रेस को, अर्थात मीडिया को। तो वो भी याद रखिएगा। अब लोकतंत्र में एक है व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। देखिए, हम इसको विधायिका भी कह सकते हैं, हम इसको व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस चीज को आप जानते रहेंगे तो मैं आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा आगे चल के कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहां से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो। तो व्यवस्थापिका या विधायिका का मतलब यह होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस नियम और कानून की हमें आवश्यकता होती है, उस नियम और कानून के जहां निर्माण किया जाता है, उस निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। फिर से सुनो, मतलब या तो हम ये बोले कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं, उसका जहां निर्माण किया जाता है उसी को हम व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं। या तो यह कह सकते हैं विधि बनाने वाली संस्था या कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों का जिनके द्वारा पालन कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। समझ में आया? मतलब ये व्यवस्थापिका या विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून का पालन कराने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका। और कानून का पालन न करने पर, ध्यान से सुनिए, कानून का पालन न करने पर दंड देने वाली संस्था कहलाती है न्यायपालिका। मतलब कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली संस्था क्या कहलाती है? न्यायपालिका। समझ में आया? तो यह हो गया, मतलब हमारे देश में एक संस्था जो विधि बनाती है या कानून का निर्माण करती है उसे व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं, और ये जो कानून बनाती है उसको पालन कराने वाली संस्था कहलाती है कार्यपालिका, और जो कानून का पालन नहीं करता है उसको दंड देने वाली संस्था कहलाती है न्यायपालिका। समझ में आ गया? चलो, अब यहां से हम एक चीज और समझ लेते हैं। और क्या? देखो, जैसे व्यवस्थापिका या विधायिका दो तरीके की होती है, अब यहां से समझ लो। एक होती है संघ की विधायिका, और दूसरी होती है राज्य की विधायिका। देखिए, आपको मालूम होगा, एक तो हमारे देश में जो सरकार होती है केंद्र सरकार, अर्थात संघ के अंतर्गत, एक राज्य के अंतर्गत, ऐसा ही समझो। अब संघ की जो विधायिका है, अगर हम इसकी बात करें तो संघ की विधायिका को हम बोलते हैं संसद, और राज्य की विधायिका को बोलते हैं विधानमंडल। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब संघ की विधायिका संसद और राज्य की विधायिका कौन होती है? विधानमंडल। मतलब ऐसे कानून जो पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा कानून जिस पर राष्ट्रीय महत्व का विषय है, ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हो, ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघ की विधायिका संसद को प्राप्त होती है। और संसद का जो निर्माण होता है, ये याद रखिएगा, संसद बनती कैसे है? संसद में तीन प्रमुख अंग होते हैं, जो कि आपके पिछले बार यूपीएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक होता है इसमें राष्ट्रपति, और दूसरा इसमें क्या होता है? राज्य आपका लोकसभा, और तीसरी होती है आपकी राज्यसभा। इससे बनता है संसद। अब आपसे पेपर में पूछ देगा कि संसद का निर्माण होता है, चार विकल्प दे देगा। तो संसद का निर्माण इससे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। उसी प्रकार से जो हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा बंधु? देखो, विधानमंडल में होगा क्या? एक तो होगा इसमें राज्यपाल, फिर विधानसभा, और फिर विधान परिषद। ठीक? मतलब व्यवस्थापिका या विधायिका दो तरीके की होती है, एक संघ की विधायिका, एक राज्य की विधायिका।
आपका जो विधायिका है, संघ की विधायिका का नाम संसद, जिसका निर्माण किससे होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। वैसे ही राज्य की विधायिका जिसका नाम क्या है? विधानमंडल, और ये किससे मिलकर होगा? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। मतलब ये जो विधानमंडल हमारा है, ये हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हर राज्य का अपना अपना विधानमंडल अलग होता है। और ये जो संसद है, ये हमारे कहां पर है? दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत में एक ही है। ठीक है, अब यहां से समझो, जैसे मान लो कोई भी बिल हुआ या कोई भी विधेयक हुआ, तो वो विधेयक क्या होता है? जैसे कानून निर्माण करने की पहले की प्रक्रिया को हम बिल या विधेयक कहते हैं, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विधेयक, क्या? बिल कहलाती है। ठीक है, अब जैसे देखो, संसद का प्रमुख अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में प्रमुख अंग कौन होगा? राज्यपाल। यह बात आपको थोड़ी ध्यान रखना है। राज्य में सबसे प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। ठीक, अब देखो, यहां से जो लोकसभा होती है, सेम प्रोसेस आप समझो, जैसे जैसे अधिकार केंद्र में लोकसभा को है, वैसे वैसे राज्य में विधानसभा को है। जैसे राज्य केंद्र में राज्यसभा को वरीयता दी गई है, वैसे जैसे केंद्र में राज्यसभा को वरीयता है, वैसे राज्य में विधान परिषद को। मेरे कहने का मतलब यह था कि जो व्यवस्थापिका या विधायिका है, ये दो प्रकार की आप समझ लिए। एक केंद्र के लिए, या तो केंद्र की विधायिका या संघ की विधायिका। एक राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका का नाम संसद, जिसका निर्माण इनसे मिलकर होता है। राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल, जिसका निर्माण इनसे मिलकर होता है। समझ में आ गया? चलो, अब देखो, जैसे कुछ और प्रोसेस देख लेते हैं, बाकी इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। जैसे मान लो, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितने साल? 35 साल। वैसे आप यहां से राष्ट्रपति से राज्यपाल की तुलना कर लो, तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 साल। लोकसभा सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। वैसे विधानसभा की कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। आप विधानसभा से लोकसभा की तुलना कर लो। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और वैसे ही विधान परिषद के लिए भी कितना होगा? 30 वर्ष। समझ में आया? ऐसे आगे चल के आपको समझना है सब चीजों को। ठीक है, बस यहां से आप इतना क्लियर कर लीजिए कि ये विधायिका होती क्या है। मतलब मैं ये समझाना चाहता था कि राज्य की विधायिका अलग होती है, राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है, और जबकि संघ की विधायिका का नाम संसद है। संसद संघ सूची के विषय पे कानून निर्माण कर सकता है, और जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हो तो इस पे कानून बनाता है। वैसे ही राज्य की विधायिका, जैसे उत्तर प्रदेश की विधायिका या विधानमंडल लखनऊ में है, तो हर राज्य का अपना अपना अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका। देखो, कार्यपालिका भी दो तरीके की होती है, सेम ऐसे ही समझिएगा आप लोग। ठीक है, कार्यपालिका भी कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। अब कार्यपालिका में देखो, एक है संघ की कार्यपालिका, एक होगी राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जो होती है, उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राज्य की कार्यपालिका जो होती है, इसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मालूम है, देश का कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, जबकि अगर हम बात करें, राज्य का कोई भी काम राज्यपाल के नाम से होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछे, ये पेपर में पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति में। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल में। ये बातें आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलो। लेकिन अगर यह पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो आपका उत्तर होगा, संघ में पूछेगा वास्तविक, तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्री परिषद। और अगर यह पूछे कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद।
अब ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आगे बात करेंगे, अभी आप इतना ही जानते रहिए, ठीक है। ये दो प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों की पालन कराने वाली संस्था कहलाती है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। लेकिन संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। जबकि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, तो ये कार्यपालिका समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका में हमने क्या बताया? न्यायपालिका में बताया कि एक्चुअल में क्या है कि कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है, अगर विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने वाली संस्था तो कार्यपालिका, लेकिन अगर जो नियम कानून का पालन नहीं करता है, नियम कानून का पालन नहीं करता है, तो उसको दंड देने वाली संस्था कहलाती है न्यायपालिका। यह बात आपको ध्यान रखना है। दंड देने वाली संस्था क्या कहलाएगी? न्यायपालिका। या तो यह कह सकते हैं कि कानून के उल्लंघन करने पर दंड देने वाली संस्था कहलाती है न्यायपालिका। अब यहां से समझो ये कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार से। हालांकि इसके लेयर तो तीन होते हैं, लेकिन देखो, एक हो जाएगी संघ की न्यायपालिका, एक होगी राज्य की न्यायपालिका। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, हमारे देश में विधायिका का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, कार्यपालिका का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका का बंटवारा नहीं है। आपको लगेगा केवल, लेकिन ऐसा बंटवारा नहीं है। अगर आप अपना रीट जिला डिस्ट्रिक्ट या जिला न्यायालय में रखे हैं तो वहां से उठाकर आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी असंतुष्ट हैं तो उस रीट को या उस मुकदमे को आप कहां दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक। तो यहां पर रखिए, देखिएगा, संघ की न्यायपालिका का नाम सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, या इसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उसी तरीके से राज्य की न्यायपालिका है हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, ठीक है। और इसी के अधीन आता है आपका जिला न्यायालय, या आप बोल सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक। चलिए, तो यहां से आपको दो दो प्रकार से मैंने सब समझा दिया। यहां व्यवस्थापिका या विधायिका भी दो प्रकार की, संघ की, राज्य की, तो यह भी बता दिया। संघ की विधायिका का नाम संसद है, राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। कार्यपालिका भी बताया, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं थे? राज्यपाल में। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति पूछा जाए तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में, जबकि राज्य की वास्तविक पूछा जाए तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। फिर हमने बात किया न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका में बताया कि कानून के उल्लंघन करने पर दंड देने वाली संस्था न्यायपालिका है। संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, राज्य की न्यायपालिका उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश, जिला तरीके से डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोलते, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कुछ बेसिक, जो कि हमने लोकतंत्र के 3 अंगों में इसको समझ लिया। अब आपको एक चीज और समझना है, वो समझना है, जैसे आप पढ़े होंगे कि भारत गणतंत्र राष्ट्र है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के साथ इसको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पिछले बार दिया भी था। देखिए, अब यहां से आपको एक चीज समझना है कि वो पूछेगा कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, 4 विकल्प आपको दे देगा। एक तो ये क्वेश्चन हुआ, और भारत गणतंत्र कब हुआ, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो देखिए, गणतंत्र का मतलब अर्थात रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अगर हम गणतंत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ऐसा राष्ट्र जहां का राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता हो, ऐसे राष्ट्र को हम गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। मतलब ऐसा राष्ट्र जहां का राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, ऐसे राष्ट्र को हम गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। और भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राष्ट्र बना। अब निर्वाचन का मतलब क्या है? जैसा आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, 5 वर्ष पर आप देखे होंगे तो भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन जिस देश में राष्ट्रपति अथवा वहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, कैसा होता है? वंशानुगत।
वंशानुगत का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वंशानुगत का तात्पर्य यहां से ये है कि अगर है मान लीजिए पिता है तो पिता के बाद उसका पुत्र होगा, उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसको हम वंशानुगत करते। तो ऐसे राष्ट्र को हम वहां पर राजतंत्र बोलते हैं। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां का राष्ट्रपति अथवा राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है। ऐसे राष्ट्र को हम गणतंत्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो गणतंत्र भी समझ में आ गया। अब आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन दे देगा कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, 4 विकल्प दे देगा। उसमें आपको चूज क्या करना है कि जहां का राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, ऑप्शन दे देगा, या राष्ट्रपति मनोनीत होता हो, या राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हो। तो ऐसे अगर ऑप्शन देता है तो वहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, जहां का राष्ट्रपति निर्वाचित होता। कई बार ऐसे न देकर राष्ट्रपति निर्वाचित होता, ऐसा न देकर वो सीधे ये दे देता है कि जहां वंशानुगत शासन न हो, जहां राष्ट्रपति वंशानुगत न हो, तो वो भी सही है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो ये था आपका बेसिक, बहुत ही बेसिक मैंने बताया। देखिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं समझने की जरूरत है, जितना आपके पेपर में आ सकता है, जितने क्वेश्चन आपके पेपर के लिए जरूरी है, कोशिश हम यही करें कि उस चीज को हम समझते हुए चलें। ठीक है, तो एक चीज ये हुआ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र में आप जानते रहिएगा कि अप्रत्यक्ष भारत में लोकतंत्र का स्वरूप है। अब इसके बाद गणतंत्र भी मैंने समझा दिया, लोकतंत्र के 3 अंग भी बता दिए। अब यहां से सबसे जो मुख्य बातें हैं, जो आज के लेक्चर से आपको समझने की जरूरत थी, वो सबसे ज्यादा जरूरी था विधायिका या व्यवस्थापिका को समझना, कार्यपालिका को समझना और न्यायपालिका को समझना। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था आपको बताना, क्योंकि आगे के लेक्चर में हम ऐसे इंक्लूड करेंगे इन शब्दों को, और ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि इन 3 शब्दों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और गणतंत्र भी समझ लीजिएगा कि गणतंत्र किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया कि गणतंत्र क्या होता है, तो वो भी आप समझ गए होंगे। आगे की अब जो हम क्लास रखेंगे, वो क्लास जो होगा हमारा, तो ध्यान दीजिएगा, वो क्लास जो हम रखेंगे वो अब से फर्स्ट ये था थोड़ा सा आपको नॉलेज देना कि आखिर में है क्या, और इसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर यहां से क्वेश्चन को और साथ साथ टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो गई या तो मुझे ये नहीं समझ आया, तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में गलती थोड़ा बोल दिया था कि भारतीय संविधान 28 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, थोड़ा सा उसमें गलती से निकल गया था वो वर्ड। वहां पे 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसको बोलने के चक्कर में मैंने कुछ गलत बोल दिया था, उसको आप मत लीजिएगा कि ऐसी बात नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि यार इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देख रहे हैं आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, कम से कम थोड़े से देखिए, शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें ये भी लगेगा कि हमारा मेहनत क्या हो रहा है, थोड़ा सा सफल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा हमको मोटिवेट होंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग को मनोबल ऊंचा होता है, तो हम वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।